आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका 12 इकोसिस्टम के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक की जिसका नाम है प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो आज हम लोग प्रोडक्टिविटी को समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी के बारे में। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी is the basic requirement for any ecosystem to function and sustain। ठीक, a constant input of solar energy। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर किसी भी इकोसिस्टम के फंक्शन को सस्टेन रहने के लिए, लगातार जारी रहने के लिए लगातार सोलर एनर्जी की बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। किसी भी इकोसिस्टम को एक्टिव रहने के लिए, क्रियाशील रहने के लिए, उसे अस्थायी रूप से चलने के लिए सोलर एनर्जी की निरंतर ज़रूरत पड़ती है। अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एनी इकोसिस्टम टू फंक्शन एंड सस्टेन। किसी भी इकोसिस्टम की क्रियाशीलता और उसके अस्थायी रहने के लिए सौर ऊर्जा के निरंतर निवेश के आधारभूत आवश्यकता होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्राइमरी प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा। ठीक, तो प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड, प्राइमरी प्रोडक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं द अमाउंट ऑफ बायोमास, द अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान प्रोड्यूसर के द्वारा पर यूनिट एरिया में एक टाइम पीरियड में कितने बायोमास का प्रोडक्शन हो रहा है या कितने ऑर्गेनिक मैटर का प्रोडक्शन हो रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी प्रोडक्शन कहेंगे। ठीक, तो प्राइमरी प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? प्राइमरी प्रोडक्शन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास, द अमाउंट ऑफ बायोमास, द अमाउंट ऑफ बायोमास या फिर कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादन जो है वह फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधों द्वारा एक निश्चित टाइम पीरियड में पर यूनिट एरिया, प्रति इकाई क्षेत्र द्वारा उत्पन्न किए गए बायोमास या ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा है। ठीक है, प्राथमिक उत्पादक जो हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादपों के द्वारा एक निश्चित समय विधि में, एक निश्चित टाइम पीरियड में प्रति इकाई क्षेत्र में पर यूनिट एरिया में उत्पन्न किए गए जैव मात्रा, बायोमास या फिर कार्बनिक सामग्री, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा है। ठीक है, तो डिफिनीशन आप समझे कि द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट। ठीक है, इसे हम वेट के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, या फिर एनर्जी के रूप में और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं इसे आप वेट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर एनर्जी के रूप में एक्सप्रेस करेंगे। जो प्रोडक्टिविटी है पर यूनिट एरिया में एक निश्चित टाइम पीरियड में प्लांट के द्वारा। ठीक है, इट एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वेट, ग्राम पर मीटर स्क्वायर, और एनर्जी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। The rate of biomass
प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो जो बायोमास का प्रोडक्शन का रेट है उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी कहेंगे, उत्पादकता कहेंगे। तो जैव मात्रा के उत्पादन की दर ही उत्पादकता कहलाती है। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, ग्राम मीटर स्क्वायर पर ईयर, या फिर किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, देखें ध्यान से। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम मीटर स्क्वायर, ठीक है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, जिसको आप लिख सकते हैं ग्राम, नीचे बाई लिखेंगे, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक, या फिर दूसरा तरीका है किलो कैलोरी, किलो कैलोरी, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक, अब इसको जब हम इसके सामने लिखेंगे तो यह मीटर स्क्वायर जो है वह सामने जाके मीटर पे -2 हो जाएगा और ईयर जो सामने जाएगा वो भी -1 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपने देखा कि हम प्रोडक्टिविटी को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसके दो तरीके हैं। इट इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर और किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। ठीक है, अलग अलग इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी को कंपेयर करके हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, तो जो बायोमास है, बायोमास से प्रोडक्शन के रेट को ही प्रोडक्टिविटी कहते हैं और इसे आपने देखा ग्राम पर मीटर, देखिए, पर मीटर स्क्वायर पर ईयर या किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जिससे विभिन्न जो अलग अलग इकोसिस्टम है के प्रोडक्टिविटी की तुलना की जा सकती है। टू कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, इससे जो है आप अलग अलग इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी की तुलना कर सकते हैं। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि यह जो प्रोडक्टिविटी है इसको दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका GPP, जिसका फुल फॉर्म है आपका ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP, और सेकेंड है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। ठीक, तो इट कैन बी डिवाइड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। ठीक है, तो जो प्रोडक्टिविटी की रेट है उससे हम डिफरेंट इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी की तुलना कर सकते हैं। कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम। इट कैन बी डिवाइड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी GPP एंड नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP। अब आइए इसके बारे में देखते हैं ये होते क्या हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम की जो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, जिसे हम सकल प्राथमिक उत्पादकता कह सकते हैं, इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यह क्या है, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर की प्रोडक्शन कितना है यह आपको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से जानकारी मिलती है, GPP से मिलती है। तो ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान ऑर्गेनिक मैटर का कितना प्रोडक्शन हो रहा है यह हमें जानकारी मिलेगा GPP से, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी से।
अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी, ठीक है, अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज बाय प्लांट इन रेस्पायरेशन, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि जो जीपीपी है उसकी, ठीक है, एक मात्रा को, एक कंसिडरेबल मात्रा को, एक महत्वपूर्ण मात्रा को पौधे जो हैं रेस्पायरेशन के दौरान यूज करते हैं। और कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पायरेशन, ठीक है। तो सकल प्राथमिक उत्पादकता जो है आपका, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो पौधे हैं, ठीक है, इसका कुछ मात्रा श्वसन के रूप में यूज करते हैं, ठीक। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी, चैप्टर 12 आपका चल रहा है इकोसिस्टम के बारे में, और इसकी हेडिंग है आपकी दूसरी, प्रोडक्टिविटी के बारे में। इसमें आपने देखा कि कंपेयर द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इकोसिस्टम, अलग अलग इकोसिस्टम के प्रोडक्टिविटी की तुलना करने के लिए हम दो टर्म में यूज करते हैं। एक है आपका ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक है आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, तो इसमें आपको बताया गया, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है। एक इकोसिस्टम में ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बनिक तत्व के उत्पादन की दर है, ठीक है। अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रेस्पायरेशन, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो जीपीपी है, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, सकल प्राथमिक उत्पादक, इसका एक महत्वपूर्ण मात्रा जो है पौधों के द्वारा श्वसन में उपयोग किया जाता है। ग्रास प्राइमरी, देखें ध्यान से, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कैसे निकलेगा, तो जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है जीपीपी, उसमें हम माइनस करेंगे रेस्पायरेटरी लॉस को, रेस्पायरेशन लॉस को माइनस करने से हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पता चल जाएगा। तो यह आपके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को निकालने के लिए फार्मूला आप देख रहे हैं, कैसे निकालते हैं, जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, ठीक है, जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन लॉस, रेस्पायरेशन लॉस जो कि आर से रिप्रेजेंट किया गया है, यह इक्वल टू होगा आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, ठीक है। तो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पायरेशन लॉस इज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो यदि एक सकल प्राथमिक उत्पादकता से श्वसन के दौरान क्षति हुई, ठीक है, श्वसन के दौरान हुई क्षति को घटा दें तो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता प्राप्त हो जाएगी, अर्थात जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी। आगे देखें, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो यह जो आपका नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, यही बायोमास उपलब्ध होती है हेट्रोट्रॉप्स के कंजप्शन के लिए। जो ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वह तो टोटल उपलब्ध नहीं होगी, क्योंकि प्लांट के द्वारा रेस्पायरेशन लॉस में कुछ खर्च हो जाता है। तो जीपीपी माइनस आर इक्वल टू एनपीपी, तो यह जो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है यही उपलब्ध होगी हेट्रोट्रॉप्स के लिए। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजप्शन टू हेट्रोट्रॉप्स, हर्बीओर्स, ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स में हर्बीओर्स एंड डीकम्पोजर, जो हर्बीओर्स हैं, डीकम्पोजर्स हैं, ठीक है, इनके लिए उपलब्ध होगा, ठीक। तो नेट प्राथमिक उत्पादकता जो हेट्रोट्रॉप्स हैं उनके खपत के लिए उपलब्ध जैव मात्रा होती है, ठीक। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट देखें,
सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर्स के द्वारा जो फॉर्मेशन का रेट है न्यू ऑर्गेनिक मैटर का, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। द्वितीयक उत्पादकता को उपभोक्ताओं ने नए कार्बनिक तत्वों के निर्माण की दर के रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स, इसी को हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक, तो अब आप देख रहे हो कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है वह निर्भर करती है, ठीक है, ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी एक पर्टिकुलर एरिया में पौधों के स्पीसीज के निवास पर निर्भर करती है। ठीक है, उस पर्टिकुलर एरिया में किस टाइप के पौधे, किस टाइप के प्लांट स्पीसीज हैं, इनहैबिट कर रहे हैं पर्टिकुलर एरिया में, उस पर डिपेंड करेगी आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। इट आल्सो डिपेंड ऑन अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं यह वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट। ठीक, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन द प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह की प्लांट स्पीसीज उपलब्ध हैं, किस तरह के पौधे हैं, पौधों की जातियां कौन सी हैं, वह डिपेंड करेगी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इसके अलावा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वह डिपेंड करती है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स पे, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट पे। ठीक है, तो प्राथमिक उत्पादकता एक सुनिश्चित क्षेत्र में पादप प्रजातियों के निवास पर निर्भर करती है। ए, विभिन्न प्रकार के पर्यावरणीय कारकों, पोषकों की उपलब्धता तथा पादपों की प्रकाश संश्लेषण क्षमता पर भी निर्भर करती है। इट आल्सो डिपेंड अ वेराइटी ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर, अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर पर डिपेंड करेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व कितने हैं उस पर डिपेंड करेगी। एंड फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ प्लांट, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी कितनी है उस पर डिपेंड करेगी। ठीक है, देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो है वह अलग अलग तरह के इकोसिस्टम में अलग अलग होती है, इसलिए यह विभिन्न प्रकार के इकोसिस्टम में भिन्न भिन्न होती है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन ड्राई वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर, एक पूरे बायोस्फीयर का जो एनुअल प्रोडक्टिविटी की अगर बात किया जाए तो यह लगभग 170 बिलियन टन आंका गया है। द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 बिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ होल बायोस्फीयर इज अप्रॉक्सीमेटली 170 टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, तो एक पूरे साल के दौरान पूरा बायोस्फीयर, होल बायोस्फीयर लगभग 170 बिलियन टन ऑर्गेनिक मैटर को तैयार करती है। ठीक है, तो संपूर्ण जीवमंडल की वार्षिक जो कुल प्राथमिक उत्पादकता का भार है, जो कार्बनिक तत्व हैं, शुष्क भार जो है,
वह 170 बिलियन टन आंका गया है। ठीक, ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन आर ओनली 55 बिलियन टन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग जो है समुद्रों द्वारा ढका हुआ है। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस, द प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन आर ओनली 55% बिलियन टन। ठीक है, जो सरफेस है अर्थ का वह 70% ओशियन के द्वारा ढका है, फिर भी उसकी प्रोडक्टिविटी जो है केवल 55 बिलियन टन है। तो यद्यपि पृथ्वी के धरातल का लगभग 70% भाग समुद्रों द्वारा ढका हुआ है, फिर भी बावजूद इनकी उत्पादकता केवल 55 बिलियन टन्स है। रेस्ट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड, जो बची हुई मात्रा है वह लैंड के द्वारा उत्पादन की जाती है। ठीक है, तो शेष मात्रा भूमि पर उत्पन्न होती है। तो आप देख रहे हैं कि 70% हिस्सा जो है वह समुद्र द्वारा ढका है और समुद्रों के द्वारा जो प्रोडक्टिविटी रेट है वह 55 बिलियन टन है, और बाकी जो बचा हुआ है वह ज़मीन पे होता है, लैंड्स पे होता है। ठीक, डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन विथ योर टीचर। ठीक है, तो अब आपको अपने टीचर से डिस्कस करना है कि ओशियन का जो लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वह क्यों है, इसका आपको डिस्कशन करना है। ठीक है, डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ ओशियन विथ योर टीचर। ठीक स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके प्रोडक्टिविटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर इसके तीसरी टॉपिक की बात की जाएगी, डिकम्पोजिशन के बारे में। थैंक यू।